गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 जून के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग 22 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है कि आपको पता है कि भारत चीन सीमा पर विवाद चल रहा है और इस विवाद को देखते हुए बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का एक मुहिम चलाया जा रहा है। ठीक है, जो कि ऑफिशियली तो नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे सभी लोग बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। तो इसी तरह दूरसंचार विभाग के बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चाइनीज 4D प्रोडक्ट जो है 4G प्रोडक्ट्स, इसका इस्तेमाल बंद करने को कहा है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि रेलवे ने भी एक कॉरिडोर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक चाइनीज कंपनी को, उसने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक लगा दिया गया। यह उड़ीसा में कहाँ, तो आप सभी को पता है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के पुरी जिले से निकाली जाती है जगन्नाथ जी की यात्रा और इसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को निकालने से मना कर दिया है। इसी तरह जैसे अभी सावन आ रहा है, तो अब सावन में कांवड़ लेके लोग जाते थे, बहुत ही ज़्यादा बल्क में लोग जाते थे, तो इस पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि कोरोना की चीज़ें जो है ये ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। फिर है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम नियमित कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक, उसके बाद हमारा कि विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में। फिर हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है, तो 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट किया है। इसके अलावा एक मुद्दा चल रहा था कि यहाँ पे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 ऐसे जगह हैं जिसको नेपाल अपने हिस्से में दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको मंजूरी दे दिया है, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। और वहाँ की प्रेसिडेंट का नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी इनका नाम है। ठीक है, कौन कौन से हिस्से हैं, तो एक है लिम्पियाधुरा लिपू लेक। ठीक, तो ये कुछ हिस्से और काला पानी, 3 हिस्से हैं जिनको क्या कर रहा है, नेपाल बोल रहा है कि हमारे देश का हिस्सा है, जबकि भारत इसे अपने देश का हिस्सा मानता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है, तो 33। ठीक है, फिर हमारा कि 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। किस दिन, 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और एक दिवस मनाया जाता है 19 जून को, एथनिक दिवस मनाया जाता है, विश्व एथनिक दिवस और सिकल सेल जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को में कितने राज्यों को शामिल किया गया है, तो 6 राज्यों को, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा को शामिल किया गया है। जबकि इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग कहाँ से हुई है, बिहार से हुई है। कब हुई है, 20 जून को हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन था कल का हमारा कि बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, 1 साल के लिए। ठीक, और भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे, पिनाकी चंद्र घोष, जिसे हम लोग पीसी घोष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, RIC रशिया इंडिया चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेगा, तो एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, ये इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ठीक, RIC रशिया इंडिया चाइना, जैसे हम लोग ब्रिक्स का पढ़ते हैं उसी तरह क्या है, RIC। हालांकि इसका ब्रिक्स कितना है, तो ये बड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक G20 का जब भी सबमिट होता है तो उसके बाद RIC की सबमिट होती है, तीनों देशों के प्रेसिडेंट के बीच में ये सबमिट होती है। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सन 2002 में हुई थी, जिसमें फॉरेन पॉलिसी आइडिया शेयर करने के लिए इसको किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। इसके गठन में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो रूस की है। रूस का मानना है कि इंडिया, चाइना और रशिया मिल करके एक मजबूत पावर बन जाए तो रूस पीछे से इंडिया और चाइना के बीच के टेंशन को कम करने में भूमिका अपना निभाएगा। द हिंदू से रूसी राजनयिक ने कहा कि रूस केवल रचनात्मक भूमिका निभाना पसंद करेगा, क्योंकि भारत और चीन दोनों आपसी मतभेदों को हल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कि 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है पहली भारतीय कंपनी। अभी आपको पता था कि खुद को कर्ज मुक्त किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। कुल करीब 10 कंपनियों ने निवेश किया था इसमें, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी? फेसबुक की थी, ठीक। तो अभी मुंबई में स्थित है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी RIL में $150 बिलियन के मूल्य को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना जा रहा है? जियो का, क्योंकि व्यक्ति हर चीज को अवॉइड कर सकता है, लेकिन अपना कम्युनिकेशन हो गया, फूडिंग हो गया, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो कि नॉन अवॉइडेबल होते हैं, उनको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। वो चाहे हाई लेवल हो, लो लेवल हो या फिर मीडियम लेवल हो, हर लेवल के लोग उसका प्रयोग जरूर करते हैं। कहते हैं ना बेसिक नीड, तो ये होता है बेसिक नीड, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अगर हम लोग देखें तो 31 मार्च 2020 तक 1,61,035 करोड़ रुपए का शुद्ध ऋण था। तो मैंने आपको बताया था कि रिलायंस कंपनी ने खुद को ऋण मुक्त करने के लिए क्या किया था? अपने शेयर्स लॉन्च कर दिए और उसमें लोगों को हिस्सेदारी दे दिया, ठीक। और अभी क्या है कि विश्व की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरब की आरामको कंपनी है, ठीक है। 1.7 लाख करोड़ डॉलर के साथ ये नंबर 1 पे। इसके बाद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दिया है? तो 97। अच्छा, इस समय अगर आप भारत का सिनेरियो देखेंगे ना तो काफ़ी बुरी स्थिति चल रही है, ठीक। क्या है? कोरोना तो चलो एक प्रॉब्लम है ही है, बीच में पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था, फिर अब खत्म हुआ तो अब चाइना से इतना बड़े लेवल पे प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक। इसके अलावा अभी आपको पता है नेपाल वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब ये सब क्या है? ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। पड़ोसियों से भी प्रॉब्लम में बढ़ता चला जा रहा है। और यही चाइना एक और प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, बांग्लादेश। मतलब एक तरफ से चाइना क्या कर रहा है? भारत को घेर रहा है कि हाँ, जिन जिन से इनके अच्छे संबंध हैं पहले तो हमें संबंधों को खराब करना है कैसे भी करके, और उसके बाद अपने संबंध, अगर हम संबंध खराब नहीं कर सकते तो अपने संबंध अच्छे कर लें, ठीक है। तो चीन ने पहले नेपाल को भारत के खिलाफ कर दिया और अब बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बना रहा है, ठीक। और इसमें आपको पता है कि 15 जून को गलवान वैली में जो झड़प हुई थी भारत चीन के सैनिकों के बीच, इसी के अगले दिन चीन ने बांग्लादेश को ये डील दे दिया और 5,161 सामान जिनका चीन और बांग्लादेश व्यापार करते तो उसमें 97% तक की टैरिफ छूट दे दिया है, ठीक। भारत के लिए चिंता क्या है? चिंता मैंने आपको बता ही दिया था कि संबंध तो भारत के सबसे अच्छे थे, लेकिन अब संबंध क्या है? धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे पूर्व RBI के गवर्नर हैं उर्जित R पटेल। और इसके अलावा वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो उर्जित R पटेल तो 24वें थे, इनके बाद बने थे शक्तिकांत दास, जो कि भी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, ठीक। देखते हैं इसमें उर्जित पटेल को 22 जून 2020 को NIPFP की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। ये किसकी जगह लेंगे? तो विजय केलकर का जगह लेंगे, जो कि 6 वर्षों से इन्होंने अध्यक्षता किया था। अब ये है क्या? तो ये भारत का एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है जो सरकारों की सार्वजनिक नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है, ठीक। NIPFP की गवर्निंग काउंसिल में राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा नीति आयोग, RBI और 3 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये 24वें गवर्नर थे जो कि 2016 से 2018 तक रहे और अपना कार्यकाल पूरा होने के 10 महीने पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवलिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है सहारनपुर से। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? 4th हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ के जंगल में एक नया बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए कैमरा ट्रैप स्टडी के दौरान ये मिला है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इसे 50 लाख साल पुराना माना है, ठीक। ये है क्या? ये हाथी का जबड़ा है, दाईं ओर के जबड़े का जीवाश्म है। वैज्ञानिक इसकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? स्टेगोडॉन कहते हैं, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। मतलब कि हाथी के पूर्वज का इतना पुराना जीवाश्म शायद ही कहीं मिलता है, ठीक है।
तो अभी ऐप का आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट लाइक अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री की आप क्वेश्चन आंसर, वीडियो, ब्लॉग सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, और करंट अफेयर के सभी फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कामाख्या मंदिर में 500 साल से पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अम्बुबाची उत्सव मनाया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? असम में। कामाख्या देवी मंदिर काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता है, ये स्थित है असम में। ये 22 से लेकर के 26 जून को होगा अम्बुबाची मेला। इसमें दुनिया भर से तंत्र साधक, नागा साधु, अघोरी, तांत्रिक और शक्ति साधक आते थे, जो कि इस बार नहीं आएंगे। यह देवी की पूजा योनि रूप में होती है। माना जाता है कि इस दौरान माता रजस्वला स्थिति में होती है। हर साल 22 से 25 जून तक के लिए इस मंदिर को बंद रखा जाता था और 26 जून को शुद्धिकरण के बाद दर्शन के लिए खोला जाता है। ठीक, तो राज्यपाल कौन है असम के? जगदीश मुखी हैं, और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 21 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला हमारा संगीत दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा हमारा विश्व हाइड्रोग्राफी। अब आपको योग दिवस तो सबको पता है कि छठा योग दिवस मनाया गया 21 जून को, लेकिन बाकी जो 2 दिवस है संगीत और हाइड्रोग्राफी, ये दोनों दिवस भी मनाए गए हैं 21 जून को ही। ठीक, इस बार थीम क्या रखी गई है? योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। ठीक, क्योंकि बाहर कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल से अगर आप लोग देखते थे जब भी योग दिवस आता था तो एक बड़ी मात्रा में एक जगह इकट्ठे होकर के लोग योग करते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे, लेकिन अब क्या है? योगा ऑन होम। ठीक, फिर हमारा संगीत दिवस 21 जून को, तो इसका ये है कि म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में फ्रांस में फेटेडा ला म्यूजिक नामक संगीत समारोह के रूप में हुई थी। संगीत प्रेमी पार्कों, बस स्टेशनों, संग्रहालयों, कैफे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, और एक मुहिम चलाई जा रही है क्रेडिट द क्रिएटर की। ठीक है, तो वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर भारत के गीतकार लाइक जावेद अख्तर, गुलजार, प्रसून जोशी, ए आर रहमान हो गए, गीतकार, संगीतकार और गायक जो हैं, ठीक है, आनंद मिलिंद, अनु मलिक और सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सब लोग इसमें शामिल हैं। इसके तहत म्यूजिक कंपनियां, टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स को 2 टूक शब्दों में कहा जा रहा है कि संगीत बिरादरी से जुड़े लोगों को क्रेडिट कतई ना छीना जाए। ठीक, तीसरा है हाइड्रोग्राफी, तो इसका मतलब होता है जल सर्वेक्षण, पानी की गहराई को मापना या पानी के नीचे जो भी चीज़ें हैं उनका पता लगाना। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। ठीक, वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को यह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। 18 जून को मणिपुर के केकरुपत में मनाया जाता है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 2001 में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है। ठीक, मणिपुर के सीएम कौन है? वीरेंद्र सिंह, और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। दिवस सभी इंपॉर्टेंट आपको याद ही होंगे। एक बार अगर आप लोग रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। ठीक, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देना। यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। इसकी थीम क्या है? एवरी एक्शंस काउंट्स। ठीक, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की एक रिपोर्ट आई कि वर्ष 2019 के अंत तक लगभग 79.5 मिलियन लोग विभिन्न कारणों से विस्थापित हुए, और आपको पता है कि अब यह नंबर बढ़ने वाला है। ठीक, क्योंकि जो भी वैश्विक आबादी का लगभग 1% है, मतलब पूरे विश्व की आबादी को अगर जोड़ दिया जाए तो 1% लोग क्या हैं? शरणार्थी हैं। ठीक, और इसके अनुसार 26 मिलियन क्रॉस बॉर्डर शरणार्थी है, 45.7 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, 4.2 मिलियन शरण चाहने वाले थे, और 3.6 मिलियन वेनेजुएला से अन्य देशों में जाने वाले विस्थापित थे। ठीक, अब ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक शरणार्थी एजेंसी है और एक वैश्विक संगठन है जो कि शरणार्थियों के जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने
और उनके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसके अलावा आपको पता होगा कि 17 जून 2020 को भारत यूएनएससी का सदस्य चुना जा चुका है। जो अस्थायी मेंबर होते हैं तो 5 में से एक एशिया प्रांत की ओर से भारत को चुना गया है 2 सालों के लिए। ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा बीपीआर विट्ठल का निधन 19 जून को हो गया। वह इनमें से क्या थे? तो बीपीआर विट्ठल एक अर्थशास्त्री थे जिनकी एक बुक भी आई थी, द तेलंगाना सरप्लस अ केस स्टडी। ठीक है, तो देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और 1950 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप मूवी देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर वाली एक मूवी जो आई थी मनमोहन सिंह के ऊपर बनी थी, इसमें सलाहकार संजय बारू थे। संजय बारू के पिता बीपीआर विट्ठल ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में 1972 से 82 लगभग 10 साल तक सबसे लंबे समय तक वित्त एवं योजना सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दिया है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।